चलो देखो, टाइप्स ऑफ वेरियस हम क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ वेरियस एसएचएम्स देख रहे हैं। अब यहां तक हमने क्या है, ग्रेविटेशन तक देख लिया है। ग्रेविटेशन के बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर कौन सा है, इलास्टिसिटी। वहां पे भी है, कितने कितने लिख लिए थे, 3 या 4? 3 लिखे हुए, राइट। फोर्थ हमारा इलास्टिसिटी को हम कंबाइन कर रहे हैं क्या, एसएचएम के साथ, राइट। इसकी इंपॉर्टेंस लेवल कम है, पूछेगा भी इन केस कभी कभार तो फॉर्मूला ही सीधा सीधा क्या कर सकता है, पूछ सकता है, राइट। साथ साथ बताते जा रहा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब उसके फॉर्मूले से फर्दर क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। जिसकी इंपॉर्टेंस लेवल थोड़ी कम है उसमें क्या कर रहा है, सीधा सीधा वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है, राइट, फॉर्मूला। तो यहां पे भी इंपॉर्टेंस लेवल थोड़ी कम है। यहां पे हम ऐसे ले रहे हैं कि लेट्स से हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ इस तरह से और नीचे से हमने उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, नीचे से फिक्स कर दिया। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं कितना, एफ। जब हमने इसमें टेंजेंशियल फोर्स क्या किया, लगाया, तो ये अपनी जगह से थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, और डिस्प्लेस हो गया इस तरह से हो गया। अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुआ है, लेट्स से एक्स, और इसकी जो हाइट है वो मान ली हमने एच या वाई ऐसे मान सकते। अब होगा ये कि जैसे हम फोर्स हटाएंगे ये वापस आएगा, वापस आके रुक नहीं पाएगा बल्कि इधर चला जाएगा। तो पहले ऐसे था फिर इस तरह से, और ये क्या करेगा, इस तरह से एसएचएम करना शुरू करेगा, राइट। अगर x की वैल्यू कम है तो यही ऑसिलेशन एसएचएम ही कहलाएगा और हमें निकालना है उसका टाइम पीरियड। तो अगर हमें क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो हमें ध्यान रखना है कि भाई फोर्स जो लग रहा है उसको हमने सीखा है F by A इज इक्वल टू एटा x डिवाइड बाई h, यही सीखा हुआ है, राइट। जहां पे एटा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और ये फॉर्मूला हमने निकाला है शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेन, राइट। एटा टाइम्स शेयर स्ट्रेन ऐसे निकाला हुआ है। तो यहां से हम जान सकते हैं कि भाई F की जो वैल्यू हो जाएगी क्या, एटा ए एक्स डिवाइड बाई एच। अगर हम क्या करें, यहां पे देखें कि भाई रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा है, तो रीस्टोरिंग जो फोर्स है वो यही फोर्स है, जिसको हम लिखेंगे सिंस रीस्टोरिंग है तो माइनस एटा ए एक्स डिवाइड बाई एच, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हमने क्या किया, दूसरा देखा है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 2, जहां पे हमने कहा कि जो m मास है वो ऑब्जेक्ट का मास है। अब अगर हम क्या करें, टाइम पीरियड निकालें, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, राइट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और कांस्टेंट। यहां से दोनों इक्वेशन की मदद से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आ रहा है क्या, एटा a बाई एच। तरीका वही है, माइनस और माइनस, यहां पे x, ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहां पे क्या करते, पुट कर दे, तो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m और डिवाइड बाई k की जगह पे एटा a बाई एच, तो h ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा टाइम पीरियड। नॉर्मल सा है, तुम चाहो तो इनकेस अगर भूल भी जाओ तो निकालने का तरीका तुमको पता होना चाहिए कैसे निकालना है। क्लियर है ये हमने देख लिया इलास्टिसिटी में एसएचएम को कंबाइन करके, नोट कर लो इसे भी। दो इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में भी क्या है, एसएचएम है, और फ्लूइड मैकेनिक्स में 2 एसएचएम है। इंपॉर्टेंस लेवल थोड़ी कम है, थोड़ी कम कहने का मतलब है सीधा सीधा फॉर्मूला क्या कर सकता है, पूछ सकता है, इनफैक्ट एग्जाम में आया भी हुआ है। 2 हम यहां पे क्या करेंगे, देखेंगे, एक देखेंगे प्रेशर की वजह से, प्रेशर में, और दूसरा देखेंगे बायंसी फोर्स में, राइट। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, एसएचएम के साथ। अगेन पहले क्या कर लेना, समझ लेना है। लेट्स से हमारे पास क्या है, एक इस तरह का ट्यूब है विच इज नोन एज यू ट्यूब। इसमें हमने क्या किया है, एक लिक्विड फिल किया हुआ है। कितने खुश हो जाते हो तुम यूट्यूब से इतने से ही। तो लेट्स से हमने इसमें क्या किया है, एक लिक्विड इस तरह से क्या कर दिया, फिल कर दिया हुआ है। अब इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये इसकी क्या है, हाइट है, और हमने क्या बोला कि इसको हमने h हाइट तक क्या किया, फिल किया हुआ है। डेंसिटी हमने मान ली लेट्स से कितनी, रो। अब ये वाला ये जो है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में। फिर हमने इसमें क्या किया, एक तरफ से फोर्स लगाया। जब हम फोर्स लगाएंगे तो एक तरफ से कंप्रेस होगा, तो दूसरी तरफ से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सटेंड होगा। तो चेक करने के लिए हमने यहां पे क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर लिया कि भाई कितना नीचे आया और कितना ऊपर गया है। उसके लिए हम क्या करें, चेक कर रहे हैं कि भाई इधर से हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा थोड़ा सा डिसबैलेंस, राइट। थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ऐसे। मान लिया कि भाई एक साइड से जो लिक्विड है वो x नीचे आ गया, राइट, x नीचे आ गया। अब अगर एक साइड से x नीचे आएगा तो दूसरे साइड से x ऊपर जाएगा। ये नीचे आ गया x और इधर से ऊपर गया कितना, x। इनमें जो हाइट का डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, 2x का। अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम यहां से क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो उसको हटाएंगे ही, तो ये जो 2x का डिफरेंस आ रहा है, जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है। वो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा जो उसको वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ये नीचे अगर यहां तक आएगा तो ये रुक नहीं पाएगा,
राइट, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से दूसरे साइड चला जाएगा, फिर ये नीचे आएगा और ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अगर हम बोले कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो तो हम इसी ऑसिलेशन को क्या बोल सकते हैं, एसएचएम। और तुमसे पूछेगा इसका क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है। क्लियर है ये? तो यहां पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है वही है। तो यहां पे हम लिखेंगे रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, फोर्स ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर। राइट, जो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है वही। और एक्स्ट्रा प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, इतने कॉलम की वजह से, 2x की वजह से, क्योंकि यहां पे और यहां पे तो सेम है, जो एक्स्ट्रा यहां पे बच जा रहा है वही तो लगा। तो अब हम क्या करें, चेक कर रहे हैं। हमने बोला कि रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस, बिकॉज रीस्टोरिंग इसलिए माइनस लगाया हुआ है, राइट, इतना प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है। और प्रेशर क्या लिखा जाता है, रो जी, यहां पे हम लिखेंगे 2x, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा देखना है, मल्टीप्लाइड बाई एरिया, मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो यहां से हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जा रही है, सही तरीके से उसको लिख रहे हैं, -2 रो जी ए इंटू एक्स। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिखा जा सकता है। और हमें पता है इसी फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, -kx। तो कंपेयर करके हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 रो जी ए, ये आ गया हमारे पास। अब टाइम पीरियड लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट m बाई के। m क्या है, मास ऑफ द, राइट, पूरे लिक्विड का मास। यहां जो m मास है वो जो ऑसिलेट करता है, और ऑसिलेट पूरा लिक्विड कर रहा है, तो m जो है वो किसका मास है, जो भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑसिलेट करता है। थोड़ा ध्यान दो तो समझ में आएगा वो चीज, हर जगह पे वही लिखा हुआ है। और इसमें पूरा लिक्विड क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ना, तो पूरे लिक्विड का मास है। तो इसको अगर हम क्या करें, लिखे तो हम लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट। अब पूरे लिक्विड के मास को मैं डेंसिटी के टर्म में लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा मैं, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। और वॉल्यूम लिख सकते हैं, ये पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाई 2h, h इधर भरा है, h इधर भरा है, तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, एरिया मल्टीप्लाइड बाई 2h डिवाइड बाई कांस्टेंट हमने निकाल रखा है 2 रो जी ए। कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, राइट, रो कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा है, h बाई जी। तो फॉर्मूला हमारे सिंपल टर्म में आ जा रहा है, t इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट h बाई जी। राइट, सिमिलर फॉर्मेट है, सिंपल पेंडुलम के लिए L बाई जी, अर्थ मास सिस्टम के लिए R बाई जी, यहां पे H बाई जी। बट इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमने यहां पे H लिखा है उसका मीनिंग क्या है, राइट, ये हर चीज हर जगह पे क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो यहां पे जो H है वो क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, राइट, जितने हाइट तक हमने इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या है, लिक्विड भरा हुआ है वो। इसका मतलब है कि जितना कॉलम में लिक्विड होगा टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा। तुम इस चीज को इमेजिन कर सकते हो कि बहुत बड़ा ट्यूब है, बहुत सारा पानी भरा है, तो बिल्कुल धीरे धीरे ऑसिलेट होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा। थोड़ा सा होगा तो जल्दी जल्दी क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। क्लियर है ये? तो यहां पे ध्यान रखना है, जो H है वो क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो लिक्विड की हाइट है वो। क्लियर? तो जनरली क्या करता है, ऐसा नहीं है कि इससे न्यूमेरिकल वगैरह पूछता है, यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या है, तो तुमको ये याद रखना है। क्लियर है ये? चलो नोट करो इसे भी। देखो इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में ही बायोंसी फोर्स से भी क्या करता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं बायोंसी फोर्स, उसमें भी क्या है, एसएचएम है। पहले समझना है कैसे। लेट से हमने यहां पे क्या लिया है, एक कंटेनर लिया है, और कंटेनर में हमने क्या किया है, लिक्विड ले लिया हुआ है। अब जो लिक्विड हमने लिया उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और ये मान लिया हमने कितना, रो एल। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, ज्यादा है किससे, डेंसिटी ऑफ बॉडी से। मतलब जो बॉडी है वो कैसा है, पार्शियली सबमर्ज होगा, राइट। तो जो ऑब्जेक्ट है वो पार्शियली सबमर्ज होगा, उसका कुछ हिस्सा क्या होगा, लिक्विड के अंदर होगा, है ना। हमने यहां पे मान लिया कि भाई बॉडी का जो मास है, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है m, और इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो बी। इक्विलिब्रियम के टाइम पे मान लिया कि इसका जो h क्या बोलते हैं, लेंथ है, पार्ट है, वो क्या है, बॉडी के अंदर है, ये इक्विलिब्रियम हो गया। मैं लिख सकता हूं यहां पे कि भाई एट इक्विलिब्रियम जितना फोर्स नीचे लग रहा है mg, उतना ही बायोंसी फोर्स लग रहा होगा। दोनों एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं। हमने लिखा बायोंसी फोर्स mg इज इक्वल टू, बायोंसी फोर्स को लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, a इंटू एच, तो a इंटू एच मल्टीप्लाइड बाय g, g से g कैंसिल हो गया, और m किसके बराबर आ रहा है, रो एल ए एच, इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो अब मैं क्या करूं, इसको ऐसे एक्स्ट्रा फोर्स लगा के नीचे की तरफ दबा दूं, तो नीचे जब मैंने कंप्रेस किया तो वो x नीचे और आ गया, ये इसका मेन पोजीशन था,
जहां पे नेट फोर्स क्या था 0, वो अपने मीन पोजीशन से x नीचे और आ गया, राइट, ऐसे। अब जब ये x नीचे आएगा तो इतना एक्स्ट्रा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, राइट, ये डिस्प्लेस इसलिए हुआ है क्योंकि हमने फोर्स लगाया। जैसे हम क्या करेंगे, फोर्स बाहर से हटाएंगे, इतने डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वजह से, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम की वजह से जो एक्स्ट्रा बायोंसी फोर्स लग रहा है वही उसको रिस्टोर करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। पहले जो बायोंसी फोर्स लगा था mg को बैलेंस कर रहा है, अब जो बायोंसी फोर्स लग रहा है वो एक्स्ट्रा है जो उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। जब रिस्टोर करने की कोशिश करेगा और जैसे ही तुम बाहर से फोर्स हटाओगे ये वापस आएगा पर अपने मीन पोजीशन पर रुक नहीं पाएगा, इनर्शिया की वजह से थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो बायोंसी फोर्स कम हो जाएगा, फिर नीचे आएगा और ये बेसिकली क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट, राइट, कम माने, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कम माने, तो यही क्या हो जाएगा, SHM। पूछेगा बताओ इसका टाइम पीरियड कितना, तो हम कहेंगे कि भाई यहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है, राइट, यहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, जो एक्स्ट्रा बायोंसी फोर्स लग रहा है, और एक्स्ट्रा बायोंसी फोर्स ड्यू टू एक्स्ट्रा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ A into X। समझ में आ रहा है? तो हम यहां पे लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस, जस्ट बिकॉज रिस्टोरिंग है, एक्स्ट्रा बायोंसी फोर्स, लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड एक्स्ट्रा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम A into X मल्टीप्लाइड बाई G। सही से लिखे तो माइनस रो एल ए जी एक्स, इक्वेशन नंबर 2, और F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 3। हमें यहां पे समझ में आ जाएगा कि भाई कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, रो एल ए जी के बराबर, और यही तो काम है, राइट। तो पैटर्न हमको समझ में आ जाता है कि अगर किसी भी टाइप का क्या कर दे, इक्वेशन दे, तो हमें मेन निकालना है कि SHM में K क्या कांस्टेंट जो है वो क्या है। साथ ही साथ अलग अलग टाइप के फोर्स होंगे, अलग अलग टाइप का कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली तो अब हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, हम लिखेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, भाई वही तो ऑसिलेट कर रहा है, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम यहां से लिखेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, अच्छा मास की वैल्यू देखो निकाल रखा हमने, रो एल ए एच डिवाइड बाई कांस्टेंट है रो एल ए जी, रो एल ए जी, ये टर्म कैंसिल होके टाइम पीरियड कितना आ गया, तो उसी फॉर्मेट में आ रहा है जो हमको याद है, इसीलिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पढ़ा भी दे रहा हूं। यार याद रखना क्या है, आसान है। इससे पहले भी 2 बाई अंडर रूट एच बाई जी आया था, यहां भी वही आ रहा है, इससे पहले आर बाई जी, एल बाई जी, यही आ रहा है। बट हाँ, ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि एच का मीनिंग क्या है, राइट। अगर वो भूले तो फिर गड़बड़ होगा। यहां पे एच का मीनिंग क्या है, राइट, इक्विलिब्रियम के टाइम पे जितना वॉल्यूम, जितना हाइट क्या है अंदर, राइट, लिक्विड के अंदर है, या डिस्प्लेस बोल सकते हैं कि जितना हाइट तक डिस्प्लेस, वॉल्यूम नहीं बोलना है, राइट। तो हम यहां पे सीधा लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। समझ है, क्लियर है ये? ऐसे इसमें भी फॉर्मूले से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फॉर्मूला ही पूछ सकता है। चलो करो, चलो। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद फिर अगला हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, राइट। थर्मल प्रॉपर्टीज में नहीं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करेंगे, SHM पढ़ेंगे। कितने नंबर, कितने हो चुके, 7th। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स को हम कंबाइन कर रहे हैं SHM के साथ, और ये क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं, राइट, जेई में आ चुके हैं। कई क्वेश्चन जेई के क्या होते हैं, रिपीट होते हैं एज इट इज, है ना, कभी कभी नीट में। अब यहां पे समझना है, अभी मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है, यहां पे समझना है कि लेट्स से हमने क्या लिया है, एक कंटेनर लिया हुआ है, राइट, कंटेनर लिया है, और कंटेनर में इस तरह का क्या है, पिस्टन है, राइट, और ये फिलहाल किसमें है, इक्विलिब्रियम में। हमने अज्यूम कर लिया कि भाई इसका पिस्टन का जो मास है वो कितना है, m, और अंदर में क्या है, गैस भरा हुआ है, और ये इस इक्विलिब्रियम में। अब अगर मैं इसको क्या कर दूं, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दूं, नीचे की तरफ कंप्रेस कर दूं, लेट्स से x तक, राइट, अपनी जगह से अगर मैं इसको क्या कर दूं, x डिस्प्लेस कर दूं, तो इसका जो प्रेशर है वो डिसबैलेंस हो सकता है, और एक्स्ट्रा प्रेशर इसको फोर्स लगाएगा और ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। अब इसमें समझो टोटल 4 टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और राइट आइसोबैरिक। जिसमें से आइसोकोरिक नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि आइसोकोरिक का मतलब ही क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, तो डिस्प्लेस तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आइसोबैरिक को भी हम नहीं ले पाएंगे। आइसोबैरिक का मतलब होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, यहां पे जो प्रेशर है यहां पे भी वही प्रेशर होगा, ऊपर भी वही प्रेशर होगा, प्रेशर बैलेंस हो जाएगा। जब प्रेशर बैलेंस हो गया तो बाहर और अंदर का प्रेशर अगर बैलेंस है तो यहां से वापस अपने जगह पे रिस्टोर होने का कोई चांस नहीं।
तो एसएचएम होने का कोई चांस नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कि क्यों आइसोबारिक आइसोकोरिक का क्वेश्चन नहीं पूछा है। बच गया आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोथर्मल कंडीशन में अगर मैं इसको क्या करूं, कंप्रेस करूं, तो पहले प्रेशर इक्वल रहा होगा बाहर और अंदर का, जैसे ही कंप्रेस करेंगे अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया तुम्हारे कंप्रेस करने से, वो इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। जैसे ही तुम बाहर से फोर्स हटाओगे वैसे इसको क्या करेगा, रिस्टोर करेगा, पर यहां पे रुक नहीं पाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऑब्वियस बात है, इन सारी कंडीशन में यही मान रहे हैं सारा जो है ये सब फ्रिक्शनलेस है, किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना। वो यहां नहीं रुक पाएगा बल्कि ऊपर चला जाएगा। फिर अंदर का प्रेशर कम होगा तो नीचे आएगा, और ये जो पिस्टन है वो क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करेगा। सेम यही चीज हो सकता है एडियाबैटिक में भी। एडियाबैटिकली अगर हम क्या कहते हैं कंप्रेस कर दे तो वहां भी ऑसिलेशन होगा। तो दोनों क्वेश्चन क्या है पूछा हुआ है, एक पूछा है आइसोथर्मल के लिए और उसके बाद पूछा हुआ है किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए। तो दो एसएचएम हम क्या करेंगे यहां पे देखेंगे। पहला हम देख रहे हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए जो इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मान लो यहां पे प्रेशर वगैरह क्या होगा, चेंज होगा, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। यहां पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड लिख रहे हैं एलएन, मान लिया कांस्टेंट है के। ये कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट अलग अलग है, ये रैंडम कांस्टेंट हमने बस ले लिया है। मैं यहां पे ले सकता हूं क्या, एलएन पी प्लस एलएन वी इज इक्वल टू एलएन के, एलएन ए इंटू वी लेंगे तो एलएन ए प्लस एलएन वी खुद हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट, अगर इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दे, तो ये क्या आ जाएगा, dp बाई पी प्लस dv बाई वी इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट है। तो यहां से हमें क्या आएगा, समझ में आएगा कि भाई dp बाई पी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस dv बाई वी, और डिवाइड बाई p है, इधर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा माइनस पी डी। अब ये जो dp है यही क्या है, चेंज इन प्रेशर, ये वो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। तो अगर मुझे एक तरीके से रिस्टोरिंग प्रेशर मिल गया है, कहने का मतलब है ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, तो मैं फोर्स भी निकाल सकता हूं, राइट। मैं यहां पे लिखूंगा रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू, राइट, इसी को मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, एरिया से, तो ये हो जाएगा माइनस पी डीवी ए डिवाइड बाई वी, यही हो गया। इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं माइनस पी ए बाई वी, और जो डीवी है ये डीवी है, उसको मैं लिख सकता हूं ए इंटू एक्स, इतना ही तो चेंज हुआ है, राइट, इतना ही चेंज हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a इंटू एक्स, तो ये a इंटू ए लिखेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया माइनस पी ए स्क्वायर बाई वी इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह से हमने सीखा है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 3, राइट। हमें यहां से कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई, ये कांस्टेंट कितना है हमारे पास, पी ए स्क्वायर डिवाइड बाई वी। कुछ गड़बड़ और कहीं तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। अब अगर ये आ गया तो हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाई के की जगह लिखेंगे पी ए स्क्वायर डिवाइड बाई वी। हम चाहें तो उसको ऐसे याद रख सकते हैं। जो ऑप्शन दिया था जेई में उसमें इस तरह का ऑप्शन नहीं था, थोड़ा अलग सा था। कैसा अलग सा था वो भी हम यहां से ला सकते हैं, राइट। एम वी डिवाइड बाई पी ए स्क्वायर है, तुम चाहो तो ए बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसको क्या किया, p से मल्टीप्लाई कर दिया और p से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर में हो गया p इंटू वी, और p इंटू वी को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, nRT से, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई ऊपर में अंडर रूट m और इसकी जगह पे nRT डिवाइड बाई p स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा p इंटू ए। ये ऑप्शन दिया हुआ था एग्जाम में। अगर हमने ये कर लिया है तो इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, एडियाबैटिक भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बस यहाँ पे पीवी टू द पावर क्या आएगा, गामा। जहां पे गामा आएगा तो गामा यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर जगह पे गामा का ही चेंज आएगा। तो अगले को हम पूरा नहीं लिखेंगे, मैं यहाँ पे बता दूंगा कहाँ का चेंज आएगा और सीधा हम ऐसे लिख लेंगे, इसलिए इसको प्रॉपर नोट कर लेना है ना, नोट करो। आया समझ में ये? तो यहां पे मैं फिर से पूरा का पूरा डेरिवेशन नहीं वो कर रहा। 8th हम देखेंगे कौन सा, एडियाबैटिक। तो नेक्स्ट हम यहां पे देख रहे हैं एडियाबैटिक, और इसी में हम क्या करते जाएंगे, मॉडिफिकेशन करते जाएंगे। क्या क्या मॉडिफिकेशन होगा, सबसे पहले पीवी की जगह पे क्या हो जाएगा, पीवी टू द पावर गामा, राइट। यहां पे हो जाएगा क्या, पीवी टू द पावर गामा। अगर ऐसा लिखेंगे तो यहां पे हो जाएगा एलएन वी टू द पावर गामा, और जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां पे गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब यहां पे गामा से मल्टीप्लाई होगा और डिफरेंशिएट करेंगे तो डीपी बाई टी, यहां पे क्या हो जाएगा, गामा डीवी बाई टी।
इसका मतलब है जब इधर जाएगा तो यहां पे इसके साथ और क्या आ जाएगा, गामा, राइट। यहां भी गामा टर्म रहेगा, यहां भी गामा रहेगा, और इस जगह पे भी गामा वैल्यू आ जाएगी। यहां पे लिखेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा क्या, गामा, राइट। जब इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो यहां पे वो गामा आएगा, वही गामा नीचे आ जाएगा, और उल्टा तो नहीं कर दे रहा मैं, राइट। रूट के अंदर ये क्या रहेगा, गामा भी रहेगा। तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकंड देख लो बेटा कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बस एज इट इज लिखते गए बस, है ना। dp इज इक्वल टू माइनस गामा, ऊपर यहां पे रहेगा, यहां पे भी गामा, ठीक है। तो यहां पे जब हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो ये जो गामा है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक काम करो, पी स्क्वायर ए स्क्वायर गामा, और पूरा का पूरा हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, सॉरी 2 पाई बाहर रहेगा, राइट, ऐसे। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, 2 पाई लिख दिया। तो बस एक चीज का क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब यही प्रोसेस कैसा रहेगा, एडियाबैटिक, तो सिंस यहां पे v का पावर कितना है, गामा, जहां जहां पे v लिखा हुआ है वहां उसके साथ क्या रहेगा, गामा भी रहेगा, और चेंज किया जाएगा MnRT डिवाइड बाई गामा पी स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर तुम चाहो तो MnRT बाई रूट गामा और p और a को बाहर निकाल सकते हो। क्लियर है? तो करने का तरीका वही है, सॉल्व कर सकते हैं आराम से। क्लियर? तो थर्मोडायनेमिक्स में भी दो दो आ जाएगा, एक आ जाएगा आइसोथर्मल के लिए, एक आ जाएगा एडियाबैटिक के लिए। ये भी ध्यान रखना आइसोकोरिक के लिए क्यों नहीं होगा और आइसोबैरिक के लिए क्यों नहीं होगा। क्लियर? इसको भी लिख लो जल्दी से। देखो फिर थर्मोडायनेमिक्स के बाद हमारा जो चैप्टर है वो एसएचएम ही है। इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, राइट। तो नेक्स्ट देख रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। अब इसका डेरिवेशन तो बिल्कुल सिंपल है, बट ये है इंपॉर्टेंट, राइट। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। इससे पहले जो थर्मो में पढ़ाया हुआ है, राइट, उसमें ऐसे ध्यान रखना कि फॉर्मूला तुमको याद है तो वो फॉर्मूला ही क्या कर सकता है, पूछ सकता है सीधे सीधे। यहां पे स्प्रिंग मास सिस्टम, इसको हमने पहले भी क्या किया, वर्क पावर एनर्जी के टाइम पे थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। अभी हमें क्या करना है और देखना है। मान लो हमने क्या किया, एक स्प्रिंग ले लिया और स्प्रिंग के साथ हमने क्या किया, एक मास को कनेक्ट कर दिया है, और ये हो गया इसका क्या, मीन पोजीशन। इसको मीन पोजीशन से हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस किया है, लेट्स से x। तो जब हम इसको क्या करेंगे, x डिस्प्लेस करेंगे तो ये इस पे क्या करेगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, राइट, या एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगा अपोजिट एक्शन में, विच इज गिवन एज -kx। अब हम ये बोलेंगे कि अगर ऐसा हुआ कि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से क्या है, कम है, तो ये क्या करेगा, एसएचएम करना शुरू कर देगा। अब स्प्रिंग फोर्स जो हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, राइट, यहां पे स्प्रिंग फोर्स जो लिख रहे हैं वो कितना है, -kx, जहां पे k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और एसएचएम के लिए हम क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू -kx, जहां पे k क्या है, फोर्स कांस्टेंट। तो हम कहेंगे फोर्स कांस्टेंट किसके बराबर है, स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर। आ गया? तो अगर ये आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा कितना, 2 पाई अंडर रूट m बाई k, जहां पे k क्या है, अभी तो मैंने वैल्यू रखी ही नहीं है, ये तो फोर्स कांस्टेंट है। फिर फोर्स कांस्टेंट की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा किसके, स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो ये आ जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। अरे सिंपल है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा क्या करना देखना है। जब मैं स्प्रिंग फोर्स रखूंगा तो ये कहलाएगा बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट। दोनों वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। अब फॉर्मूला तो आ गया सिंपल सा ये, राइट, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा, जो एसएचएम का फॉर्मूला वही स्प्रिंग के लिए भी आ जाएगा। बट ये इंपॉर्टेंट है, हमें थोड़ा सा क्या करना है, बात करनी है स्प्रिंग के बारे में। यहां से क्वेश्चन अलग अलग वेराइटीज के आएंगे, ध्यान रखना है इस चीज का। थोड़ा सा क्या करना है, बात करनी स्प्रिंग के बारे में। तो सबसे पहले स्प्रिंग के बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। और पहली चीज, स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये समझाया हुआ है ऑलरेडी, राइट। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा स्प्रिंग को यूनिट मीटर तक या यूनिट लेंथ तक क्या करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, राइट। क्योंकि k की वैल्यू क्या आएगा, F/x, फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितना लेंथ, 1 मीटर दबाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, और फोर्स कम लगाना पड़ेगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। अभी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला जो है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पे। अलग अलग मटेरियल के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है। एक लोहे का बनाया हुआ है, एक प्लास्टिक का बनाया हुआ है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। और जो दूसरा है वो डिपेंड करता है लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन है। जितना ज्यादा लेंथ होगा स्प्रिंग कांस्टेंट उतना कम, स्प्रिंग कांस्टेंट जितना कम, इतनी आसानी से हम दबा सकते हैं। और इस चीज को तुम इमेजिन कर सकते हो कि एक बड़े स्प्रिंग को कंप्रेस करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू स्मॉल स्प्रिंग। छोटे स्प्रिंग को दबाना है तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है,
और बड़े स्प्रिंग को दबाना क्या होता है, आसान, क्योंकि लेंथ क्या है, ज्यादा है। अब यहां पे हमें क्या करना है, एक और चीज देखना है, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस। जिस तरह से रेसिस्टेंस का, कैपेसिटर का, इंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, उसी तरह से स्प्रिंग का भी कॉम्बिनेशन होगा, और वो भी दो टाइप के होंगे, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। अगर हम कभी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करेंगे, तब टाइम पीरियड तुमको फिर लिखना पड़ेगा 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट। तुम डायरेक्ट वहां पे k नहीं लिख सकते, तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या, k इक्विवेलेंट। और जब k इक्विवेलेंट तुम क्या करोगे, लिखोगे, तो तुम्हें ध्यान रखना है k इक्विवेलेंट निकालना भी आना चाहिए। तो दो टाइप के क्या होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। पास पास मत लिखना, ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा बायो राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब दो टाइप का कॉम्बिनेशन है, राइट, उसी तरह का, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में लेट्स से हमने बोला कि हमारे पास दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है इस तरह से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने मान लिया कितना, K1, राइट। इसी के साथ दूसरा स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया इस तरह से, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, K2, राइट। दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसको हमने एक m मास से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा के इस मास को हम उसके मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, राइट, x डिस्प्लेस कर रहे हैं। जब हम इसे क्या करेंगे, x तक डिस्प्लेस करेंगे, तो एक चीज समझना है कि लेट्स से 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक कितना भी हमने एक्सपैंड किया हुआ है, जितना एक्सपैंड करेंगे तो उसमें कुछ K1 वाला स्प्रिंग क्या होगा, एक्सपैंड होगा, और कुछ K2 वाला स्प्रिंग एक्सपैंड। फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर एक्सपैंड किया तो हो सकता है ये 1, ये 2 या 1.5 दोनों ऐसे एक्सपैंड हो सकते हैं। पर हमें पता है कि कुछ K1 एक्सपैंड होगा, कुछ K2 एक्सपैंड, तो दोनों के लिए जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। बट जो भी फोर्स हम क्या करेंगे, लगाएंगे, उतना ही फोर्स K1 पे लगेगा, उतना ही फोर्स K2 पे लगेगा। फोर्स दोनों पे क्या लगेगा, सेम लगेगा। यहां पे कौन सा लॉजिक हमने लगाया हुआ है, अगर कोई धागा ले ले, कोई स्ट्रिंग ले ले, और स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस, तो जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो उसके हर जगह पे टेंशन क्या होगा, सेम। इसी तरह से यहां पे हम बाय डिफॉल्ट जितने स्प्रिंग है सबको मासलेस मानेंगे। जब मासलेस होगा तो हर जगह पे फोर्स क्या होगा, सेम। मतलब जो फोर्स इसके लिए लग रहा है उतनी फोर्स इस पे लग रहा है। अलग अलग क्या है, दोनों का स्ट्रेचिंग या दोनों का डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से हमने बोला ये x1 एक्सपैंड हुआ है, ये x2 एक्सपैंड हुआ है, तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x। अब यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो x क्या हो जाएगा, माइनस एफ बाई के। तो इसके लिए लिखेंगे माइनस एफ बाई K1, इसके लिए लिखेंगे माइनस एफ बाई K2, और पूरे सिस्टम के लिए लिखेंगे माइनस कैफ डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट। हर जगह से माइनस f क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमें मिलेगा 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 एंड सो ऑन। ये बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे, राइट, रेसिस्टेंस का या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन या कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन। 4 कॉम्बिनेशन पढ़ने हमको, कैपेसिटर और स्प्रिंग एक जैसे, इंडक्टर और रेजिस्टर एक जैसे, मतलब इनका सीरीज और उनके मतलब ऐसे एक जैसे सिमिलर टाइप के होंगे। तो यहां पे आ जाएगा ऐसा। अगर सिर्फ 2 लगा हुआ है, राइट, तो के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल वैसे यहां का सीरीज। क्लियर है ये? अब जब भी हमें इस तरह का क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, यहां पे हम के इक्विवेलेंट ही रखेंगे क्योंकि अब कॉम्बिनेशन आ रहा है। इसी तरह से दूसरा हमें देखना है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो भी अभी देखते हैं। इसको पहले लिख लो। तो पहला हमने देख लिया कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड देखना हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा इस तरह से हो जाएगा कि हमने क्या किया है, 2 स्प्रिंग लिए हुए हैं, लेट्स से ये है K1 और दूसरा स्प्रिंग हमने क्या किया है, इस तरह से ले लिया है K2, और दोनों को हमने क्या किया है, एक साथ कनेक्ट किया है एक मास से M। इस पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने से इसको हम क्या कर दे रहे हैं, अपने जगह से डिस्प्लेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल x। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत ये हो जाएगी कि जब हम फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेस करेंगे तो जितना डिस्प्लेसमेंट सिस्टम का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट K1 एज वेल एज K2 दोनों का होगा, दोनों स्प्रिंग होगा, राइट। जब इसको खींचेंगे तो K1 भी उतनी स्ट्रेच होगा, K2 भी उतनी। बट जितना फोर्स हम लगाएंगे उस फोर्स का कुछ पार्ट K1 को एक्सपैंड करने में आएगा और कुछ पार्ट K2 को स्ट्रेच करने में, राइट, दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो मान लो 10 न्यूटन लगाया, हो सकता है 3 न्यूटन इसके लिए, 7 न्यूटन इसके लिए, ऐसा हो सकता है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, फोर्स अलग अलग होगा।
अब एक चीज और ध्यान रखना है, ये तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है ही, अगर कहीं पे इस तरह का हम सिनारियो ले लें तो ये भी हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ही कहलाएगा, राइट। ऐसे ये K2 है और ये K1। अब देख के जरूर ऐसा लग सकता है, राइट, जरूर कि दोनों सीरीज में, पर ऐसा नहीं है। अगर मान लो मैं इसको क्या करूं, फोर्स लगा के किधर भी डिस्प्लेस करूं, तो जब मैं डिस्प्लेस करूंगा तो जितना एक्सपेंशन एक का होगा उतना ही कंप्रेशन दूसरे का होगा। तो x की वैल्यू दोनों में सेम हो गई। x ऐसा डिफाइन तो नहीं कि एक्सपेंशन ही लिखना है, एक्सपेंशन या कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ जितना भी मैं फोर्स लगाऊंगा उसका कुछ पार्ट यूटिलाइज होगा, एक को एक्सपैंड करने में और दूसरे को कंप्रेस करने में। तो दोनों सिमिलर सिचुएशन हो गया। और बेटा ये चीज ध्यान रखना, कभी भी दिखावे पे जाना ही नहीं है कि सीरीज या पैरेलल। ऐसा हम रेजिस्टेंस के टाइम पे भी क्या करेंगे, सीखेंगे। देख के लगेगा सीरीज हो सकता है पैरेलल हो जाए, देख के लगेगा पैरेलल हो सकता है सीरीज हो जाए। प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे जाना, और कॉन्सेप्ट क्या है कि कौन सा फैक्टर कौन सी वैल्यू डिवाइड हो रही है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो भी फोर्स है वो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। कॉम्बिनेशन कैसा, पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेट्स से F1 पार्ट इसके लिए आ गया, F2 पार्ट इसके लिए हो गया। तो हम यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि जो नेट फोर्स है वो F1 प्लस F2 के बराबर है। फोर्स को हम लिख सकते हैं माइनस के इक्विवेलेंट इंटू एक्स, टोटल सिस्टम के फोर्स के लिए। इसको लिखेंगे माइनस K1x और इसे लिखेंगे माइनस K2। हर जगह से माइनस KX कैंसिल और हमें मिल जाएगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन, जितने भी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे, जबकि सीरीज में रेसिप्रोकल के साथ ऐड करेंगे। जहां जहां पे चीजें रेसिप्रोकल के हिसाब से ऐड होता है, एक खासियत उसकी होती है कि जो लास्ट में वैल्यू आता है, इक्विवेलेंट आता है, वो उन सारी वैल्यू से कम होता है। जैसे 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखा है 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। ऐसे K1 K2 K3 में सबसे छोटी वैल्यू जो होगा K इक्विवेलेंट उससे भी छोटा होगा। समझ में आ रहा है? ऐसी खासियत होती है हर जगह पे। अब अगर हमें समझ में आ गया कि यार स्प्रिंग के भी क्या है, कॉम्बिनेशन है, तो लेट्स से कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हमने यहां पे मान लो क्या है, 3 स्प्रिंग ऐसे कंबाइन कर दिए और इसको हम क्या करें, डिस्प्लेस कर रहे हैं। डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। आप पूछेगा इसका टाइम पीरियड कितना है। मान लिया ये भी K है, ये भी K है और ये भी K है। तो अब ऐसे में हम टाइम पीरियड हमेशा लिखेंगे 2π√m डिवाइड बाई K इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो K और K 2K और K सीरीज में है, तो 2K/3, K1 K2 बाई K1 प्लस K2। तो हम यहां पे लिखेंगे 2K/3। तो आंसर आएगा T इज इक्वल टू 2π√3m/2K। क्लियर है ये? इस तरह का क्वेश्चन यहां पे क्या कर लेगा, पूछ लेगा। अब एक दो क्वेश्चन हमको क्या करना है और देखने हैं। पहले इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से। देखो यहां पे क्या किया है, नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन लिखना है, a spring of length L, a spring of length L and spring constant K, and spring constant K is divided into three pieces in the ratio 1:2:3. 1:2:3. Full stop. These spring are then connected into parallel. These spring are then connected in parallel combination. Then find the equivalent spring constant. Find the equivalent spring constant. चलो करो। करना अगर 1:2:3 में, तो सबका लेंथ कितना बड़ा बड़ा होगा। कोई आधे ज्यादा लोगों को हो सकता है यही नहीं पता चल रहा है कि अगर इन तीनों रेशियो में तो इंडिविजुअल लेंथ कितने होंगे। क्या क्या लेंथ आ रहा है वैसे, लेंथ 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इन सबके लेंथ कितने कितने आ रहे हैं, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसा, और बोला है इसका जो भी लेंथ है ये डबल है और ये ट्रिपल है, तभी तो 1:2:3 में हुआ। बट मुझे ये जानना है कि अगर
एग्जैक्टली L को मैं 3 पार्ट में जब डिवाइड करूंगा तो रेशियो आएगा क्या? समझो, L1:L2:L3 जो है वो 1:2:3 है। अगर मुझे L1 की एग्जैक्टली वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले ये तीनों को जोड़ो है। 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 6। उस पूरे 6 का ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है और ये 3 पार्ट है। तो यहां से हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंपल सा L1 = टोटल लेंथ कितना था? L, और ये उसका 1 पार्ट है तो 1/6 ऑफ L मतलब L/6 ऐसे किया जाता है। L2 अगर हम निकालेंगे तो ये पूरे 6 का 2 पार्ट है तो 2/6 ऑफ L L/3 और L3 आ जाएगा 3L/6 मतलब L/2। तुम अगर इनको ऐड करोगे वापस L मिल जाएगा, राइट? इनको ऐड करोगे वापस L मिल जाएगा। और ये भी देख सकते हो ये इसका डबल है और ये इसका ट्रिपल है। इसको डबल करो ये आएगा, इसको ट्रिपल करो ये आ जाएगा। ऐसे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, राइट? तो ये हमें मिल गया, इसका लेंथ है L/6, इसका लेंथ है L/3 और इसका लेंथ है L/2। बट इनका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना? तो हमने क्या किया है, सीखा हुआ है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। L लेंथ के लिए K था तो अगर उसको 1/6 कर देंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट 6 टाइम्स बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 6K। इसमें 3 टाइम्स कम किया तो 3 टाइम्स बढ़ेगा 3K और ये कितना हो जाएगा? 2K। तो ये हो गया हमारे पास, सॉरी 6K 3K और ये कितना? 2K। अब सबको पैरेलल में जोड़ दिया है तो हम यहां पे लिखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो K इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? K1 + K2 + K3। सबको ऐड कर देना है तो 6K + 3K + 2K। आंसर क्या आ जाएगा? 11K। नीट का क्वेश्चन है, नीट में सिर्फ इतना नहीं पूछा था बल्कि थोड़ा सा अलग था। नीट में ये बोला था कि इसको 1:2:3 में डिवाइड करते हैं, फिर एक बार सीरीज में जोड़ते हैं और एक बार पैरेलल में जोड़ते हैं तो दोनों का रेशियो कितना? तो अगर यार मैं इनको सीरीज में जोड़ूंगा तो वापस से यही आ जाएगा ना, वापस यही आ जाएगा और क्या आ जाएगा? K आ जाएगा, राइट? और उनका रेशियो लेंगे तो K और 11K तो 1:11 या 11:1 ऐसे आ जाएगा। तो वो सीरीज में जोड़ने का कोई लॉजिक नहीं था, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करा दिया हमने। क्लियर है ये? है ना? इस तरह से क्वेश्चन आएगा। करो इसको जल्दी से। चलो देखो, जब हम स्प्रिंग के लिए क्या करते हैं, टाइम पीरियड लिखते हैं 2π√m/K। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2π की जगह पे π√m/K प्लस π√m/K लिखा जा सकता है ऐसा। अब मैं इसको ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि इतना टाइम लगा उसको एक्सपेंशन वाले टाइम में और इतना टाइम लगा कंप्रेशन, क्योंकि जब क्या करता है स्प्रिंग वो कर रहा है, SHM कर रहा है, तो उसमें एक्सटेंशन भी हो रहा है और कंप्रेशन वाला पार्ट भी हो रहा है, राइट? इधर जाके वापस आया एक्सपेंशन वाला पार्ट और इधर जाके वापस आया कंप्रेशन वाला पार्ट। तो इसको हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि लेट्स से ये वाला टाइम, इतना टाइम लग गया उसको कंप्रेशन वाले पार्ट के लिए और ये टाइम लग गया उसको एक्सपेंशन वाले पार्ट के लिए। ऐसा हम क्या कर सकते हैं? अज्यूम कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों माना है? क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि यहां पे हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट है K, राइट? ये कांस्टेंट है K। हमारे पास इस यहां से जहां पे नेचुरल लेंथ और ये वाला जो वॉल है इसका डिस्टेंस है L और इसमें एक m मास का पार्टिकल है या m मास का ब्लॉक है जो कांस्टेंट v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? घूम रहा है ऐसे। जब ये जाएगा तो इसको क्या करेगा? कंप्रेस। अभी इसके साथ एक्सपैंड वो नहीं है, अटैच्ड नहीं है। जब ये जाएगा तो क्या करेगा? इसको कंप्रेस करके वापस आएगा और बस यहां से डिटैच हो जाएगा। क्या ये मास इसको एक्सपेंड कर पाएगा? क्या मास एक्सपेंड कर पाएगा इसको? नहीं, क्योंकि जैसे ही नेचुरल लेंथ तक आएगा ये क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। तो बोलो सर इनर्शिया ऑफ मोशन, तो सारे मासेस को क्या मानते हैं? सारी स्प्रिंग को क्या मानते हैं? मासलेस। कोई इनर्शिया है ही नहीं। अब ये जा रहा है और इससे कोलाइड कर रहा है। इनके साथ जो इसका कोलिजन है वो है इलास्टिक। इलास्टिक कहने का मतलब है जब आके कोलाइड करेगा तो एग्जैक्टली उतनी वेलोसिटी से क्या आएगा? वापस भी आएगा। तो इसमें यह भी दिया हुआ है ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, 2 टाइप के कोलिजन इनके साथ और इस वॉल के साथ, जनरली वॉल के साथ है, कोलिजन इज इलास्टिक। अब अगर हम देखें तो ये भी क्या कर रहा है? एक रेपिटेटिव मोशन कर रहा है। जाके इसको कंप्रेस किया, वापस आके टकराया, फिर गया, टकराया, वापस आया, इस तरह से। पूछा है इसके लिए टाइम पीरियड कितना? सिर्फ यही दिया हुआ है, m मास है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L दिया है, इसके लिए K दिया है और वेलोसिटी दिया है कितना? v। v से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है।
पूछा है इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा, कितने टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहे हैं, ट्राई कर सकते हो। एससी वर्मा को क्वेश्चन है, नीट और जेई दोनों में आने के आराम से चांसेस रहते हैं। करो जरा, ट्राई करो, कितने, बहुत इजी क्वेश्चन एक्चुअल में, ये क्वेश्चन बहुत इजी, दिमाग लगाओ बन जाएगा। सर वही तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। ये देख 2 बाई तो तब जब पूरा एक्सपेंशन कंप्रेशन होगा, यहां पे सिर्फ पार्ट कौन सा है, सिर्फ कंप्रेशन हो रहा है, तो हाफ पार्ट लिखेंगे, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे अगर, देखो जरा कितने टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। पहला इसको क्या कर रहा है, कंप्रेस करके वापस आ रहा है। और एक चीज हमें एज्यूम करना है, मैंने यहां पे बोला, मैं ये बोलना भूल गया कि इसका जो कंप्रेशन एक्सपेंशन है वो काफी कम है इस लेंथ के कंपैरिजन में। तो ऐसा नहीं मानना कि एल चेंज हो जा रहा है, उतना ही है। तो इसको क्या करेगा, कंप्रेस करके वापस यहां तक आएगा, सिर्फ कंप्रेशन वाला पार्ट। तो कंप्रेशन वाले पार्ट के लिए अगर हम क्या करें, टाइम पीरियड लिखें तो कितना होगा, पाई अंडर रूट एम बाई के। इतने टाइम के बाद क्या करेगा, इतने के बाद वापस आ रहे हैं। फिर अब वापस यहां से यहां तक आने में, जाके वापस आने में कितना डिस्टेंस, 2l, कितनी वेलोसिटी से, v से, तो प्लस 2l डिवाइड बाई v। इतना टाइम क्या करेगा, वो लगाएगा, इतने टाइम के बाद रिपीट करेगा, राइट। दो टाइम लग रहा है, एक यहां से वापस आ रहे हैं, यहां तक वापस आने में, तो जाने और आने में लेंथ कितना l, वेलोसिटी कितनी v। सिंस सारे कोलिजन कैसे हैं, इलास्टिक है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 2l बाई v, तो इतने टाइम लग गया। फिर इसको कंप्रेस भी करके वापस आएगा, तब तो एक साइकिल कहलाएगा, तो कंप्रेस करके वापस आने में इतना टाइम लगेगा। एक्सपेंशन को कोई केस नहीं है, तो ये होगा आंसर। थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफाई कर दूं इसी क्वेश्चन को, इसमें मैंने 2 स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लिया है, और इधर पे दूसरा स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट K2 मान लिया है। इन दोनों के नेचुरल लेंथ के बीच का डिस्टेंस कितना है, L है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, एक m मास है जो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जितने कोलिजन वगैरह सब इलास्टिक है, उतनी ही कांस्टेंट वेलोसिटी से हम लेके चलेंगे। इसके लिए टाइम कितना लगेगा, 2 पाई। इसको भी सिर्फ कंप्रेस कर रहा है, इसको भी कंप्रेस कर रहा है, तो इसके लिए टाइम, इसके लिए टाइम, और इनके बीच का टाइम, राइट। तो पाई अंडर रूट m बाई K1 प्लस पाई अंडर रूट m बाई K2 प्लस यहां से जहां तक जाने में 2l बाई v। क्लियर, नोट करो जल्दी से। एक छोटा सा पार्ट और बचा, वो भी कर रहे हैं स्प्रिंग के लिए। देखो स्प्रिंग में हमें क्या करना है, एक पार्ट और देखना है। लेट्स सपोज कि 2 हमारे पास मासेस हैं, एक है m1 और यहां पे दूसरा मास है m2, और दोनों को हमने एक स्प्रिंग से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया K, राइट। अब ध्यान रखना है कि इससे पहले जब हम फॉर्मूला लिखते थे 2 बाई अंडर रूट m बाई K, तो स्प्रिंग एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड होता था। यहां पे जो स्प्रिंग है वो रिजिड सपोर्ट से नहीं बल्कि दोनों मासेस से कनेक्टेड है। अगर मैं इनको क्या करूं, ऐसे कंप्रेस करके छोड़ दूं, तो ये क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, राइट। बेसिकली स्प्रिंग एक्सपैंड और कंप्रेस दोनों हो रहा है। यहां पे पूछेगा टाइम पीरियड, बट यहां पे टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट m बाई K नहीं लिख देना है, राइट। यहां पे m बाई K नहीं लिखना है, यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट, राइट। हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट। हमें ये पता होना चाहिए कि जब m1 और m2 है तो इनका इक्विवेलेंट मास कैसा है, काइंड ऑफ रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट का मतलब काइंड ऑफ इक्विवेलेंट मास। हमें वहां पे क्या करना होगा, वो यूज करना होगा। अब ध्यान दो, अगर ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कहां पे, इन इलास्टिक कोलिजन में, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में बोला हुआ है कि वापस आएगा रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट, इन इलास्टिक कोलिजन में पढ़ा हुआ है। तो यहां पे जब हम टाइम पीरियड लिखेंगे तो लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के, राइट। हमें क्या करना होगा, इस तरह से लिखना होगा, और म्यू की वैल्यू हमने क्या की, देखी हुई है। अच्छा, ऐसा क्यों आता है वो मैंने उस टाइम बोला था, मैं समझा दूंगा। थोड़ा सा ऐसी डेरिवेशन कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, पर फिर भी देख लेते हैं। जैसे मान लो इसको कंप्रेस करके हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो भाई इस पे फोर्स लगेगा, इधर पे F2, इधर पे फोर्स लगेगा F1, राइट। हम लिख सकते हैं कि जो F1 है वो माइनस F2 के बराबर होगा, या हम लिख सकते हैं M1A1 इज इक्वल टू माइनस M2A2, राइट, माइनस M2A2। अगर मैं इसमें नेट एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो मैं नेट एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं A1 माइनस A2 का मॉड, जो भी ज्यादा होगा उससे कम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं A1 की जगह पे, राइट, A1 A2। अच्छा, यहां से मैं चाहूं तो A1 इज इक्वल टू लिखा सकता हूं, राइट। A1 या A2 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस M1A1 डिवाइड बाई M2। तो यहां पे हमने लिखा A1 माइनस A2 की जगह पे माइनस M1A1 डिवाइड बाई M2। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, A1 बाहर निकला, यहां बचा 1 प्लस
m1 बाई m2। ए नेट को हम लिख रहे हैं एफ नेट डिवाइड बाई म्यू, राइट, इक्विवेलेंट। और नेट फोर्स को हम m1a1 या m2a2 किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, a1 से a1 कैंसिल, m1 को मैं नीचे वो कर रहा, तो यहां पे है m1 बाई म्यू, इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, m2 प्लस m1 डिवाइड बाई m2। इस m1 को इधर ले जाएं तो 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 m2। और अगर इनको अलग अलग कर दें तो यही आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। ये कहलाता है हमारा रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट, रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट, जहां पे हमारे पास म्यू इज इक्वल टू आया क्या, m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर हम इनको डिराइव वगैरह ना भी करें तो भी ये क्या है, फॉर्मूले में आ गया था जब हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन देख रहे थे। ऐसी जगह पे हमें क्या करना है, म्यू की ही वैल्यू रखनी, इक्विवेलेंट उसका जो मास है वो पूरा कैसे एक्ट कर रहा है वो हमको क्या करना होता है, रखना होता है। जैसे अगर मान लो एग्जांपल ऐसे दे दे, और सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, गलत ही रख देते हैं यहाँ पे, तो सिंपल सा ध्यान रखना है, बस एम का क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है, और वो भी कैसा आता है, वही पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ही, रेजिस्टेंस के पैरेलल, m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, या फिर 1 अपॉन म्यू इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m3। ऐसे लेट्स से ऐसा हो गया कि यहां पे हमारे पास क्या है, दो मासेस है, एक m मास कनेक्ट कर दिया है दूसरे m मास से k, और पूछेगा इसका टाइम पीरियड। जनरली तो लोग जल्दीबाजी में 2 पाई अंडर रूट m बाई k लिख देते हैं, पर तुमको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो म्यू की वैल्यू जाएगी m इंटू एम, एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, कितना आ जाएगा, m बाई 2। तो टाइम पीरियड लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाई 2k। छोटा सा पॉइंट है बट इसको क्या करना है, ध्यान रखना है, आराम से काम आएगा। क्लियर है ये हमारा क्या है, जितने भी टाइप के स्प्रिंग के क्वेश्चन बन सकते थे वो। लास्ट पार्ट हमारा बचा हुआ है एनर्जी कंसिडरेशन का, और ध्यान रखना है जिस तरह के क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे सेम उसी तरह के क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करेंगे, फिर से करेंगे कल वाली क्लास में। क्लियर है ये? तो कल भी हमारी क्लास है एज इट इज, है ना। चलो, थैंक यू।